हेलो गाइस, तो क्या हाल है? बढ़िया एकदम। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ऐसे रिसोर्सेज है गाइस जो कि स्वयं प्रकृति या फिर कहें खुद नेचर हमें प्रोवाइड करता है। तो समझ जाओ गाइस, नेचर कितना महान है। ओ सॉरी, यहाँ पे स्लाइड चेंज हो गई। ओहो, ये बहुत दिक्कत। हाँ चलिए, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, लेसन की शुरुआत होती है एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन जो कि है बायोस्फीयर की। तो चलिए देख लेते हैं क्या है बायोस्फीयर की डेफिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अ बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ विथ थ्री सब जोन्स कॉल्ड द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, बायोस्फीयर का सिंपल मतलब ये होता है कि बायोस्फीयर बेसिकली अर्थ का एक जोन है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है। ठीक है। और इसके अंदर थ्री सब जोन्स आते हैं, जिनमें से पहला है लिथोस्फीयर जो कि है रॉक पार्ट, मतलब हमारी धरती का रॉक पार्ट। ठीक है। दूसरा है एटमॉस्फेयर जो कि है हमारे अर्थ का एयर पार्ट मींस आर एटमॉस्फेयर। और सबसे तीसरा है हाइड्रोस्फेयर जो कि हमारे अर्थ का वाटर पार्ट। ओके। अब गाइस देखते हैं ब्रीथ ऑफ एयर, मतलब हम इसमें चेक करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एयर का कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल जाता है। तो एयर जो है ना अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन से बनी है गाइस। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद 20.9 या फिर अप्रोक्स आप 21% ही ऑक्सीजन मान सकते हो, और बाकी फिर ये अदर गैसेज आ जाती हैं 0.01%। ठीक है। यहाँ पे ऑर्गन है, अदर गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है। हाँ, द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मेक्स बायोकेमिकल साइकिल। एग्जाम्पल वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो गाइज यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। बायोस्फीयर की डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है। बेसिकली दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। ठीक है। तो इन कंपोनेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बनाने के लिए बायोस्फीयर में चलती हैं बायोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें वाटर साइकिल पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है, और कार्बन साइकिल पढ़ना है, और ऑक्सीजन साइकिल पढ़ना है। ये 3 या 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल साइकिल्स होंगी जो कि हमें इस चैप्टर में कवर करना है, और हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल्स, यू कैन सी दैट। ओके। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। हाँ, अब देखिए गाइस, यहाँ पे दिया है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। तो गाइस, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है जो कि गैसेस का बना हुआ है। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द अर्थ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सिंस एटमॉस्फेयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये देखिए गाइस, ये पॉइंट करने वाली बात है कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। सो इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट। तो गाइस, एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। यदि गाइस एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, तो अब तक जो सूरज की रेडिएशंस होती है ना वो इतनी ज़्यादा तेज होती हैं कि अब तक हमारा अर्थ जल चुका होता। पर इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वी आर स्टिल अलाइव। ठीक है। नाउ एट नाइट इट स्लोज डाउन टू एस्केप द हीट इन द आउटर स्पेस। तो गाइस, दिन के समय पे क्या करता है ना कि जितना भी हीटनेस जो सन से आती है ना वो अपने अंदर सोख लेता है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट करता है। और रात के समय पे ये जो है ना, ये वही सेम रेडिएशन सोलर सिस्टम में पास ऑन कर देता है। ठीक है, आउटर स्पेस में। नाउ द मूवमेंट ऑफ एयर, the atmosphere gets heated from the radiation that is reflected back by the land or the water bodies। देखो गाइस, क्या होता है ना कि सन जो है ना, सन की रेज जब अर्थ तक आती है ना तो पूरी रेज नहीं आती, कुछ रेज एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, पर जितनी भी रेज आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि हमारे अर्थ के जो सरफेस रहता है ना उसको हीट अप कर सकें। तो गाइस, क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर उनसे भी रेडिएशन ले लेता है और खुद हीट अप हो जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर जो है ना उसको सूरज से रेडिएशन तो मिल ही रही है डायरेक्ट, पर एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो अर्थ सरफेस जितना हीट अप होता है ना वो भी रेडिएशन ले लेता है और काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग, कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन द एयर सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। तो गाइज, यही एक रीज़न है कि देखो क्या होता है ना कि जैसे वो हीट होता है ना, एक कन्वेंशन करंट एयर में पहुंच जाता है। ठीक है। यही एक रीज़न है कि जो लैंड है ना वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। द एयर ओवर लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द अबव वाटर बॉडी। तो गाइज, यही एक रीज़न होता है कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एयर रहेगी ना वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी एज कम्पेयर टू द एयर विच इज़ अबव द वाटर बॉडीज। ठीक है। क्योंकि जो अर्थ है ना हमारी वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे
the air above the land gets heated faster and start rising. So a region of low pressure is created and the air over sea moves into the area of low pressure. The movement of air from one region to another causes wind. ठीक है, चलिए गाइस, नहीं आया ना समझ में, एक बार फिर से पढ़ते हैं. इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, देखिए गाइस, कोस्टल रीजन में डे के टाइम पे जो लैंड के ऊपर एयर रहती है ना, वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है. ठीक है, और फिर वो गर्म हवा, जैसे कि आपको पता है, हल्की होती है, तो वो ऊपर हवा में और राइज करने लगती है. ठीक है, नाउ तो वहां पे क्या होता है ना कि एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है. ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि लो प्रेशर का एरिया कहां क्रिएट होता है? लैंड के एयर में. ठीक है, मतलब जो जमीन के ऊपर जो एयर थी ना वो गर्म हो जाती है ना, तो वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और पानी में हाई प्रेशर एरिया ही रहता है. ठीक है, तो जो पानी के ऊपर की एयर रहती है ना, वो लो प्रेशर एरिया में आ जाती है. ठीक है, मतलब जो एयर होती है ना, वो बेसिकली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में आ जाती है, मतलब पानी से जमीन की तरफ आती है. ठीक है, और इसी मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू आउटर रीजन इज कॉल्ड, सॉरी, टू अदर रीजन इज कॉल्ड विंड. मतलब यही विंड कॉज करता है. ठीक है, विंड बेसिकली क्या होता है ना, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन कॉजेज विंड. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन, ड्यूरिंग द डे the direction of wind would be from sea to the land, and at night both land and sea start to cool. Since the water cool down slower than the land, the air above water would be warmer than the air above land. Thus the direction of wind would be from land to sea. तो गाइस देखिए क्या होता है ना कि डे टाइम में एयर की डायरेक्शन वाटर टू लैंड होती है. ठीक है, बट नाइट टाइम में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. ठीक है, क्योंकि डे टाइम में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है लैंड पे, वाटर पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आती है विंड. ठीक है, पर नाइट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. नाइट में क्या होता है, वाटर पे हाई प्रेशर एरिया, सॉरी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और लैंड पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. इससे जो एयर या फिर विंड है ना, वो लैंड टू वाटर जाती है. ठीक है, अब चलिए गाइस, ये एक और टॉपिक डिस्कस करना है, एयर पॉल्यूशन. गाइस ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, एयर पॉल्यूशन. ये तो भाई मतलब लास्ट 3 इयर्स में इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सोच ही सकते हैं, है ना. हाँ, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या है बेसिकली? इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. It is caused due to an increase in the content of harmful substance such as oxides of nitrogen and sulfur. तो guys basically air pollution क्या है ना, air pollution मतलब contamination of air, मतलब air का कुछ unusual chemical substances के कारण pollute होना. ठीक है, और basically ये substance कौन कौन से हैं? बेसिकली सब्सटेंस के अंदर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, वो भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए. हाँ, अब देखिए गाइस, एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया. अब हमें पढ़ना है कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमंस के ऊपर एज वेल एज प्लांट्स के ऊपर या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो पहला इफेक्ट, इट इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉजिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एग्जांपल ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. तो गाइस देखिए क्या, सॉरी ये स्लाइड चेंज हो गई, आई एम सो सॉरी गाइस. ओके, हाँ, तो गाइस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. गाइस एयर पॉल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. पहला इफेक्ट तो ये होता है कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. ठीक है, दूसरी बात, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस इज डेंजरस. तो गाइस बेसिकली हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, बेसिकली वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो उनसे क्या है ना, कार्बन कंपाउंड्स, और बेसिकली देखा जाए तो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, तो उनसे क्या है ना, ऑक्साइड्स निकलते हैं, बेसिकली नाइट्रोजन के और सल्फर के, और इनको इनहेल करना, मतलब इनको अपनी बॉडी के अंदर लेना बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है. ठीक है, थर्ड, combustion of fossil fuel also increases the amount of suspended particle in the air. The presence of high level of all these pollutants reduce visibility in cold weather, where water also condenses out of air forming smog. तो गाइस देखिए क्या होता है ना, combustion of fossil fuel. combustion का मतलब क्या होता है गाइस? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस. तो बेसिकली जब हम कंबशन करते हैं ना फॉसिल फ्यूल का, तो वो क्या करता है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि वो एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करने लगता है. और बेसिकली क्या होता है ना कि हवा में है ना धुंध सी छा जाती है. ठीक है, हवा में जो है ना धुंध छा जाती है. आप
विंटर सीजन्स में देखते हैं कि आपको कोहरा ही कोहरा नज़र आता है, कोहरा ही कोहरा आप सब फेमिलियर हो गए इस डायलॉग से, है ना गाइस। तो बेसिकली वो उसका एक मेन कारण ये भी होता है कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। तो और वही आगे जाकर मतलब पॉल्यूटेंट जब एयर में आ जाते हैं ना, तो कभी कभार वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ भी मिल जाते हैं और वो एक चीज़ फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉग, ठीक है। स्मॉग इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, ठीक है। हाँ गाइस, एक और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का, वो की है एसिड रेन गाइस। एसिड रेन, acid rain formed from the gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide present in the polluted air. It causes damage to living and non-living things. तो गाइस एसिड रेन बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है, मतलब ह्यूमंस को, नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग थिंग्स को। और गाइस एसिड रेन के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हमने पर्टिकुलर कोई फॉसिल फ्यूल जलाया और उस टाइम बारिश का मौसम हो रहा हो, तो वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो जाके बादल के साथ मिक्स हो जाएंगे और फिर वहाँ पे एक केमिकल चेंज होगा, जिसके कारण जो नॉर्मल जो पानी गिरेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो बेसिकली वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो उसे हम एसिड रेन बोलने लगेंगे, ठीक है। तो गाइज ये भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है एसिड रेन, बहुत बड़ा ये हार्मफुल इफेक्ट है ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है गाइस। चलिए अब स्लाइड चेंज करते हैं हम। हाँ देखिए गाइस, हाँ ये भाई सबका, ये बहुत से लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है भाई वाटर साइकिल, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ना ही है। चलो ठीक है गाइस, वाटर साइकिल देखते हैं। देखो पहली बात तो अ प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट्स एंड फॉल ऑन द लैंड एज अ रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इनटू द सी थ्रू रिवर इज नोन एज वाटर साइकिल, ठीक है। तो गाइस वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है ना वो भाप बनकर उड़ जाता है लैंड से और आसमान में जाकर फिर बरसता है और फिर से रिवर्स या सीज या फिर कोई भी वाटर सोर्स जैसे वो इवेपोरेट हुआ फिर से उसमें चला जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए हम उसको वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर flows through rocks containing soluble minerals. Some of them get dissolved in water. Thus rivers can carry nutrients from the land to sea and these are used by the marine organism. तो गाइस बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वाटर सोर्सेज बेसिकली रॉक से ही ओरिजिनेट होते हैं और रॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो वो जो वहाँ से पानी निकलता है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल डिजॉल्व रहते हैं, तो वो रिवर्स के थ्रू सीज वगैरह में जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है मराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब देखिए व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस एज वाटर ड्रॉपलेट एंड ग्रो बिग एंड हैवी दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. It ranges from 5 centimeter to 200 centimeter of rainfall in a year in a country. ठीक है, यहाँ पे कंट्री शायद नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाइए, या फिर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ओहो भाई, चल चल चल, COUNTRY, ठीक है, इन आर कंट्री, ठीक है, ओके। ये सी थोड़ा अच्छा नहीं बना, प्लीज़ गाइस इसको इग्नोर करिए आप। हाँ चलिए ठीक है, हाँ कहाँ थे हम, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या होता है ना कि जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है ना वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी और बल्की और हैवी हो जाती हैं, तो वो फिर रेन के फॉर्म में गिरती है। कभी कभार आपने देखा होगा ना कि रेन भी बहुत मतलब वेराइटीज़ की रेन होती है यार, है ना। कभी कभार मतलब बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आएंगी, कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स आएंगी, कभी कभार बस मिस्ट फ्यूम्स के फॉर्म में आएंगी, है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक, हाँ देखिए कंट्री था यहाँ पे, वो जो लास्ट पार्ट था ना उसका, वो जो लास्ट पार्ट में पढ़ के सुना, इन अ कंट्री ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉट बाय साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून. डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल में ऑल्सो कॉल्स रेन इन सम एरियाज, ठीक है गाइस। ये बहुत बड़ा रीजन होता है डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन इन आ कंट्री, ठीक है। यदि ये ना होगा इस तो अप्रॉक्स 50 to 60% रेन हमारी कंट्री में बिल्कुल नहीं होगी, 50 to 60% रीजन्स हमारी कंट्री में रेन नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो गाइज वाटर इज अ वंडर लिक्विड, ठीक है। चलिए देखते हैं और देख लेते हैं। वाटर इज अ वंडर लिक्विड बिकॉज ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम. सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म, थेरेस्ट्रियल फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट, मेजर रिसोर्सेज टू डिटरमाइन द लाइफ ऑन अर्थ. तो गाइज देखिए क्या होता है ना कि जो पानी है ना, पानी यहाँ पे बताया गया है कि वाटर इज अ वंडर लिक्विड, ठीक है। वाटर एक वंडर लिक्विड है और गाइज वो एक्चुअली में एक वंडर लिक्विड है, क्योंकि आप देख सकते हो, आप देखिए, आप भूखे रह लो, ठीक है, आप बिना खाना के जिंदा फिर भी रह सकते हो, पर बिना पानी के आप बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाओगे, ठीक है। और गाइस बेसिकली जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर प्रोसेस होती है ना, उन सबको पानी की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। यदि गाइस मतलब पानी ना होना तो हम तो भाई बिल्कुल सर्वाइव ना कर पाए, है ना, इसलिए वाटर को वंडर लिक्विड कहा गया है, ठीक है। अब देखिए द डिजॉल्व फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीवेज, waste from factories and water released from the dams can affect the life forms of the earth.
The dissolved oxygen is being used up by the animals and plants that live in water would adversely affect the aquatic organism. The change in temperature would be dangerously for the eggs and larvae of various animals, particularly ये गाइस यहाँ पे अच्छे से दिखाया नहीं गया है पर आप लोग समझ सकते हैं. सस्पेक्टेबल टू टेम्परेचर चेंजेस इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन. तो गाइस देखिए क्या होता है ना कि जैसा कि हमने अभी वाटर के बारे में पढ़ा, हमने एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर लिया, फिर हम वाटर साइकिल पे है. वाटर साइकिल से हमने देखा कि वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अब हम एक नज़र वाटर पॉल्यूशन पे भी डाल देते हैं. तो गाइस बेसिकली क्या होता है ना कि जितने भी खेतों में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीवेज, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सब जो है ना, ये सब पानी में जाता है. तो गाइज इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है ना. इसके कारण गाइज जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट होती हैं और उससे फैलता है वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. और गाइज क्या होता है ना कि वाटर में बहुत ज़्यादा वीड्स भी हो जाते हैं. वीड्स मतलब एक्वेटिक वीड्स. जो अनवांटेड एक्वेटिक प्लांट्स हैं ना वो भी गाइज वाटर में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करने लगते हैं. ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, सॉरी, वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जो मराइन ऑर्गेनिज्म है ना उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो जो है ना वो धीरे धीरे मरने लगते, जिससे पानी भी गंदा होता है और सब है ना. तो ये एक कॉज है वाटर पॉल्यूशन का. ठीक है. तो गाइज इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम पढ़ेंगे साइकिल्स के बारे में. ठीक है. जो मैंने बायोकेमिकल साइकिल्स आपको बताई थी ना, उस साइकिल्स, उन सारी साइकिल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आई थिंक हाँ ठीक है, ठीक है. ठीक है. अभी मैंने वाटर साइकिल बता दी आपको, बाकी कार्बन साइकिल बची है, ऑक्सीजन साइकिल बची और नाइट्रोजन साइकिल बची, कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. तो उसको, उन सब टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अगले पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है. तो गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टीचिंग को. थैंक यू.